प्लीज़ वेलकम द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इतिहास की सीरीज़ के दूसरे पार्ट पर काल विभाजन। इतिहास में किस तरह से काल विभाजन हुआ और इतिहास के पूरा पाषाण युग के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं #2 की और समझते हैं इतिहास का काल विभाजन। विभिन्न समय को हम काल विभाजन के रूप में देखेंगे। हम इतिहास के पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल के बारे में समझेंगे। यहाँ के विभिन्न अवशेष, स्रोत और उन स्थानों के बारे में जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको जिनकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास क्या है? इतिहास अतीत का अध्ययन है। अतीत की हुई गलतियों को या फिर अतीत में जो अच्छी बातें हुई हैं उनसे सीखकर कुछ बेहतर करना इतिहास का उद्देश्य है। इस वीडियो में इतिहास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि पाषाण काल है। अब पाषाण काल को स्टोन एज भी कहते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर और पत्थर को अंग्रेजी में स्टोन कहते हैं और का यानी कि पीरियड या फिर एक एरा या फिर एक एज। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। अब इन तीनों के बारे में समझ लीजिए। पाषाण काल यानी कि जब हमारी न तो कोई लिपि मिलती है, ना कोई हमारी भाषा बोली मिलती है और ना ही कोई लिखित अवशेष मिलता है। यहाँ तक कि इस काल को पाषाण काल ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर से जो अवशेष मिले हथियारों के तौर पर वो पत्थर के मिले, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है और आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस काल में एक लिपि आ चुकी थी, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि मोहनजोदड़ो की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक, यानी कि चित्रों के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करते थे, पर उन चित्रों में वो क्या कहना चाहते हैं ये हम नहीं समझ पाए हैं आज तक। इसके बाद में हम ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो ये 6वीं शताब्दी से आरंभ होता है हिस्टोरिक पीरियड, और यहाँ पर से हमें पूरी जानकारी मिलती है और वो जानकारी लिखित मिलती है और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। 6वीं शताब्दी से ही ये इसलिए शुरू होता है क्योंकि हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने 6वीं शताब्दी में ही अपनी किताब लिखी थी और जिससे इतिहास का आरंभ माना जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने पहली बार अपनी पुस्तक हिस्टोरिका या फिर द स्टोरीज में पहली बार इतिहास शब्द का, हिस्ट्री का प्रयोग किया था और उन्होंने युद्धों का वर्णन किया है, अलग अलग युद्धों का, और भारत और फारस के संबंधों पर भी उन्होंने बात की है। यहाँ पर आपको कुछ एशियाई कंट्रीज़ के नाम को कुछ इस तरह से याद कर लेना चाहिए कि वो आपको ध्यान में रहे। जैसे कि जब तुर्की की बात हो तो फिर टर्की समझ लीजिएगा, जब पर्सिया या फिर फारस की बात हो तो ईरान समझ लीजिएगा, जब अरब कंट्रीज़ की बात हो तो सऊदी अरब या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतिहास को हम देखते हैं विभाजित करके। यहाँ पर हम इन्हें अलग अलग सेपरेट करके भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इन्हें तीनों को एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश कीजिए। इतिहास के जो शुरुआती चरण थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक यानी कि जो शुरुआती चरण था इसका, यहाँ से कोई लिखित प्रमाण हमें मिलता नहीं है। ये पाषाण काल था और इस काल की कोई लिपि उपलब्ध नहीं है। यह मानव का प्रारंभिक काल था, होमो सेपियंस का प्रारंभिक काल था। फिर इसके बाद में प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल के लिखित प्रमाण तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। चित्रात्मक लिपि हमें यहाँ मिलती है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता यहाँ पर थी। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया गया था और कांसे के हथियार बनाए गए थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये समझने की बात है कि सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर से हमें तांबे की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं। जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पर हमें कांसे की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं।
तो यहाँ पर जो हिस्टोरिक एज है उसकी बात करें तो लिखित प्रमाण और पढ़ने योग्य प्रारंभ में भारत में ऐतिहासिक काल का आरंभ 6वीं शताब्दी से होता है। अब इसके बाद में हम अगला देखें तो अगला आता है जो 6वीं शताब्दी से ही भारत के संबंध में हेरोडोटस के प्रमाण मिलते हैं और इससे पहले के हमें ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए 6वीं शताब्दी से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। वैदिक काल के बाद जनपद काल का आगमन हुआ जो आगे चलकर 16 महाजनपदों में बदला और इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कैसे मिलती है तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप इतिहास को अच्छे से समझने चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमारे ही चैनल में आपको एक और चैनल दिख जाएगा द हिस्ट्री करके, जो कि मेरा ही चैनल है। वहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से कवर किया है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं ताकि आप इतिहास को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसे यहाँ पर महाजनपद आ गया तो अब अचानक के पाषाण काल से हम महाजनपद में कैसे पहुँच गए तो इसकी भी एक जर्नी है। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर उसके बाद में वैदिक, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक, तो फिर उत्तर वैदिक के बाद में जब 1000 ईसा पूर्व के समय में जब लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे की खोज हो गई, यानी कि किसी ने आविष्कार किया नहीं लेकिन पता लग गया लोगों को कि लोहे की क्या क्या यूज़ होते हैं। हथियार बनने लगे, जो हल होते थे, हल के जो फल होते थे, फल जिनसे ऐसे कुरेदते हैं ज़मीन को, वो लोहे के होने लगे। तो इससे क्रांति हो गई। चावल की खेती जो पहले ऐसे फेंक कर की जाती थी, अब उन्हें प्रॉपर उगाकर पौधे के रूप में लगाया जाने लगा जैसे आज लगाते हैं। तो इसने क्रांति पैदा कर दी और इस क्रांति ने जो छोटे छोटे जागीरदार या फिर डाकुओं के सरदार टाइप के थे वो धीरे धीरे राजा बनने लगे और इससे बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया और इसे जनपद काल कहा गया। जब ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने लगे क्षेत्रों के लिए, ताकत के लिए, सत्ता के लिए, तो फिर इनमें से बचे सिर्फ 16। लड़ते लड़ते ये 16 बचे और इन 16 जनपदों को महाजनपद कहा गया और ये 16 महाजनपद कहलाए और इनकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। हालांकि हम इनकी बात आगे करेंगे। यहाँ पर हमें पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की बात करनी है। तो स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया है। पैलोथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, फिर मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, फिर न्योलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी अगर दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार हम परीक्षा में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजी की तरफ देखते हैं तो कई बार हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है और हम सही प्रश्न का उत्तर करके आ जाते हैं, सही उत्तर टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा पाषाण काल को देखें तो इस काल में जो मनुष्य था वो शिकारी था, खाद्य संग्राहक था यानी कि चीज़ों बटोरता था ना कि चीज़ों को उगाता था। खाना बदोश था यानी कि खाने के लिए इधर उधर भटकते रहता था, घुमक्कड़ जीवन था, सबको खुले में छोड़ देता था, किसी भी प्रकार का किसी से कोई उनका संबंध रहता नहीं था, गुफाओं में कंदराओं में रहा करते थे। और ये जो इनका समय था वो था 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इनका समय क्या था 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद में मीसोलिथिक एज आता है यानी कि मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल में जो सबसे क्रांतिकारी कदम हुआ वो था आग को ये पहचानने लगे थे, आग से परिचित हो गए थे। किसी ने आग को इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन जैसे 2 पेड़ों को घिसते हुए किसी ने देखा तो उन्हें ये पता लगा कि आग कैसे लगती है। आग इससे पहले भी थी लेकिन इन्हें पता नहीं था कि आग कैसे लगती है। तो फिर आग की खोज से इन्हें बहुत सारी हेल्प मिली, जैसे जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे, ये पका हुआ मांस खाने लगे जिससे इनकी हेल्थ और ठीक हुई। शवों को दफनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, जो कि ये अभी तक शवों को खुले में छोड़ देते थे और कोई लेना देना इनका रहता नहीं था। यानी कि अब धीरे धीरे इनके अंदर इमोशंस एक दूसरे के प्रति आने लगे थे। और ये जो समय था ये 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व था। ये कितना था 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व था। दोस्तों इसके बाद में हम नियोलिथिक एज देखते हैं।
नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। स्थायी जीवन बस्तियों का विकास यहाँ पर होने लगा था। स्थायी जीवन की शुरुआत यहाँ पर होने लगी थी, बस्तियों का भी यहाँ पर विकास होने लगा था। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर का नवपाषाण काल का जिसने इस सभ्यता को बदल कर रख दिया वो था पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार हो जाने से अब बर्तन बनने लगे थे। पहिए का आविष्कार होने से अब यातायात सुगम हो गया था, क्योंकि अब एक बैलगाड़ी, रथगाड़ी जैसे निर्माण करने लगे थे। धर्म व आस्था का आरंभ हो चुका था, क्योंकि इनकी वस्तुओं या फिर सुरक्षा की दृष्टि से शायद इन्होंने धर्म को पैदा किया हो या फिर धर्म पैदा हुआ हो। तो जो ये समय था वो 4000 से 1000 ईसा पूर्व। कितना अच्छा लगता है ना जब हम इतिहास पढ़ते हैं और हमें ये पता लगता है कि जिन चीज़ों को हम रूढ़ियाँ मानते हैं, जिन चीज़ों को हम परंपराएं मानते हैं, वो हमारे ही द्वारा लगाई हुई आग है, वो हमारी ही काल्पनिकता है। लेकिन कई बार उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को मानने के फायदे ये होते हैं कि समाज का एक सिस्टम बना रहता है। दोस्तों, भारतीय मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। अतरंजी, खेड़ा, एटा उत्तर प्रदेश से पहली बार लोहे के प्रयोग के प्रमाण हमें मिलते हैं। कब? 1000 ईसा पूर्व में। ग्रीक यानी कि यूनान की सभ्यता को छोड़कर विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। इसीलिए कह सकते हैं कि नदियों ने ही ज़्यादातर सभ्यताओं को जन्म दिया। और नदियों के किनारे सभ्यताओं का क्यों जन्म हुआ? ये सिंपल सी बात है। यातायात उन्हें आसानी से मिल सकता था, जीवन जीने के लिए उन्हें पानी मिल सकता था, खेती करने के लिए उन्हें पानी मिल सकता था, जानवरों या फिर जल का उपयोग करके वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। इसीलिए आज भी आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो या तो नदियों के किनारे है या फिर ऐसे ही जगह पर है जहाँ पर ऐसी सुगमताएं हों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी के किनारे, और उसे मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे, और उसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो इसी तरह की बहुत सारी नदियों का उदय, माफ़ कीजिएगा, सभ्यताओं का उदय नदियों के किनारे ही हुआ। क्या है, बहुत लंबा वीडियो जब होता है तो बोल बोल के इंसान का दिमाग हिलने डुलने लगता है, हम सोचने लगते हैं कि आप क्या करें। तो वीडियो लंबा हो तो वीडियो रोक के देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी आंखें स्क्रीन पर है और आपका दिमाग कहीं और है, क्योंकि जब आपने टाइम दिया है तो कुछ सीख कर जाइए, वैसे ही जाने का नहीं बनता भाई। तो पूरा पाषाण काल को देखते हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पूरा पाषाण काल का पहला उपकरण प्राप्त किया। यह कुल्हाड़ी पल्लवरम उत्खनन क्षेत्र मद्रास यानी कि चेन्नई से प्राप्त किया गया था। यह छोटी हाथ कुल्हाड़ी थी, यानी कि हैंड एक्सेस थी और इसके कारण इस काल का जो नाम है वो पूरा पाषाण काल रख दिया गया, क्योंकि इस काल में ज़्यादातर हथियार हमें पत्थर के मिलते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपने पहले पैरा में समझ लिया है, क्योंकि पहला उपकरण इन भाई साहब ने खोजा था और पूरा पाषाण काल की समझ में रॉबर्ट ब्रूसफुट का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद में हम नर्मदा घाटी से अरुण सोनकिया ने हथनौरा उत्तर प्रदेश से जो उत्खनन क्षेत्र है वहाँ पर से जीवाश्म प्राप्त किया, और यह एक खोपड़ी थी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैप का भी इस्तेमाल करें। जब आपको ये पता चलेगा कि हथनौरा उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ है, तो आपके अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं से फीड हो जाएगी। अगर आपके अंदर ये शब्द फीड ना हुए तो आपके ज़हन में, आपके दिमाग में वो चित्र बना रहेगा जो मैप में आपने देखा। इसीलिए मैप का भी इस्तेमाल किया करें इतिहास में, इससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मानव निवास के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय इतिहास में प्राचीनतम शैल क्षेत्र के प्रमाण यहीं से मिले। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। अब मैं आपको अगर भीमबेटका भी मैप में न दिखा सका तो फिर किस काम का आदमी हूँ भाई मैं। तो चलिए हम भीमबेटका को देखने की कोशिश करते हैं कि भीमबेटका आपको कहाँ मिल सकता है। तो गैस कीजिए कि भीमबेटका आपको कहाँ मिलेगा। तो मैंने सुना हूँ कि भीमबेटका भाई साहब रायसेन में है। चलिए देखते हैं रायसेन की तरफ।
रायसेन की तरफ भीमबेटका इधर कहीं तो होना चाहिए था। तो ये दिख गया आपको भीमबेटका, मेरी उंगली का है, ये है, यह है भीमबेटका। कहाँ पर? रायसेन में। अगर आप भीमबेटका जाना चाहें तो सबसे सही है कि भोपाल जाइए, भोपाल से भीमबेटका जाइए। और भीमबेटका जाने का फ़ायदा ये है कि भोपाल से आप सीधे जा सकते हैं सांची, ट्रेन में बैठ के। मैं गया हूँ, मात्र 33 से 40 रुपये लगते हैं ट्रेन में बैठ के जाने में। तो सांची जाइए, भीमबेटका जाइए, और सांची से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है उदयगिरी की गुफा, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो एक ही काम में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने ये मैप में देख लिया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं भाई साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं को समझने के बाद, भीमबेटका पूरा पाषाण काल की है, क्योंकि यहाँ पर हमें चित्रात्मक लिपि में चित्र मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, जो कि एक प्रकार से उनकी भाषा रही होगी, हालांकि जिसे हम पढ़ नहीं पाए, जिसे हम समझ नहीं पाए, इसीलिए हम उसे मात्र चित्र समझते हैं। अब मध्य पाषाण काल को देखिए। इस काल का पहला उपकरण 1867 में एसीएल कार्लाइन ने विंध्य पर्वत क्षेत्र में खोजा था। इस काल के प्रमुख स्थल की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इन क्षेत्रों से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इन क्षेत्रों से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। सराय नहर राय उत्तर प्रदेश। सराय नहर से मिली मानव अस्थियों के कट के निशान हमें मिलते हैं, जो कि युद्ध के प्रमाण हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत के अनुसार भारत में पहला युद्ध जो प्रमाण इसका मिलता है वो ऋग्वेद में हमें मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दशराज या 10 राज्य युद्ध। यह युद्ध सुदास और विश्वामित्र के 10 राजाओं के समूह के कबीलों की सेना के मध्य हुआ था। और रावी यानी परुषणी, ऋग्वेद में जो इसका नाम मिलता है वो परुषणी मिलता है, रावी नदी का। तो इस नदी के किनारे पर इस युद्ध को हुआ था, और इस युद्ध में राजा सुदास ने विश्वामित्र और उनके 10 राजाओं के जो समूह था उसे पराजित कर दिया था। और ये एक राज्य या फिर एक संघर्ष को लेकर यह युद्ध हुआ था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। वहीं पर सराय नहर में हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं अवशेष के रूप में, कट के निशान, जो कि बताते हैं कि इस टाइम पर युद्ध भी होते थे। पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि शवों को दफनाना, अग्नि का प्रयोग, भुना हुआ मांस की उपलब्धता, छोटे उपकरण पत्थर के बनाए जाते हैं, जिस कारण इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नव पाषाण काल में हमें बड़े हथियार मिलते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी मिलती है अलग अलग प्रकार के, लेकिन यहाँ पर हमें छोटे पत्थर के हथियार मिलते हैं, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब नव पाषाण काल की बात करते हैं। तो नव पाषाण काल ने वो क्रांति पैदा की जिसकी वजह से आज हम हैं, क्योंकि नव पाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, धर्म या आस्था का आरंभ हो चुका था, पहिए की खोज हो चुकी थी, मिट्टी के बर्तन आ चुके थे, परिवहन की शुरुआत हो चुकी थी। स्वाभाविक सी बात है, जब एक बच्चा छोटे बचपन से बड़ा होता है ना, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी दुनिया भी बड़ी होती जाती है। एक 2 साल का बच्चा चॉकलेट के लिए रोता है, एक 10 साल का बच्चा मोबाइल के लिए रोता है, एक 18 साल का लड़का लड़की के लिए रोता है, और एक 24 साल का लड़का नौकरी के लिए रोता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारा माहौल बढ़ता जाता है, बदलता जाता है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें, हमारा परिवेश बदलता जाता है। इसी तरह जब हम पूरा पाषाण काल में थे तो हम एक छोटे बच्चे की तरह थे, हमें बस खाने की ज़रूरत थी, हमें बस सुरक्षा की ज़रूरत थी। जब हम मध्य पाषाण काल में आए तो हम थोड़े बड़े हो गए और हमारी ज़रूरत अब बदल गई। हमारे पास आग थी, इसलिए अब हम एक बेहतर खाना, भुना हुआ मांस खाने लगे। यही कारण हुआ रहा होगा कि लोग धीरे धीरे अब जुड़ने लगे थे, क्योंकि उनके पास आग थी। अब 4 लोगों में किसी एक के पास में मशाल है और आप जंगल के बीच में खड़े हैं, तो ये ज़रूर होगा कि उस मशाल वाले व्यक्ति के आसपास लोग जुट जाएंगे, क्योंकि उस मशाल की वजह से शेर उन पर हमला नहीं कर पा रहा है।
जब नवपाषाण काल आया तो ये अच्छी तरह से मैच्योर हो गए, अच्छी तरह से बड़े हो गए। अब इनकी ज़रूरतें पूरी तरह से बदल चुकी थी। चूँकि मशाल उसके हाथ में थी और उसके पीछे 15-20 लोग खड़े थे, तो यानी अब ये मध्य पाषाण काल में ही धीरे धीरे इनके समूहों का विकास होने लगा था। तो धीरे धीरे इनके मन विचारशील हुए, क्योंकि अब इनकी ज़रूरतें बदल चुकी थी। अब सिर्फ खाना खाने के लिए जी नहीं रहे थे, खाना खाने के बाद आराम से बैठने का मौका इन्हें मिल रहा था, जिससे ये चिंतन कर पा रहे थे और नई चीज़ें खोजने का इनके ऊपर अब दबाव बढ़ने लगा था। धीरे धीरे इन्होंने स्थायी जीवन की शुरुआत कर ली। चूँकि ये बहुत दिनों से साथ में थे, तो कोई किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, कोई किसी की बहन बन गई, तो धीरे धीरे इन्होंने फैमिली का विकास कर लिया। अब फैमिली के लिए घर बनाए तो बस्तियों का विकास हो गया। अब सोचे कि अब हमसे ऊपर क्या है, हमसे सुप्रीम क्या है, तो धीरे धीरे इन्होंने ईश्वर की कल्पना की और ईश्वर को मानने लगे। इतिहास के नज़रिए से देखें तो फिर इन्होंने अचानक से किसी ने पहिए की खोज कर डाली, फिर उसके बाद में तो क्रांति ही हो गई भैया। फिर धीरे से इन्होंने परिवहन का विकास किया, बैलगाड़ी बनाई, बर्तन बनाए और इनका विकास हुआ। इन सब परिवर्तनों के कारण ही गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाणी क्रांति कहा है। और ये एक ऐतिहासिक क्रांति थी जिसने मानव का जीवन बदल के रख दिया। और ये स्थिति जो है, हम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व के अलग क्षेत्रों की नहीं। यहाँ पर एकल परिवार का प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में, और मात्र सत्तात्मक परिवार था। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र ऐसा एरा रहा है जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार हमें देखने को मिलता है और एकल परिवार देखने को मिलता है। इसके बाद में सातवाहन वंश आता है, जहाँ पर हमें जो राजा थे वहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है, क्योंकि जो सतकर्णी थे या फिर जो अलग अलग राजा यहाँ पर हुए, उनके नाम के आगे उनकी माता के नाम हमें देखने को मिलते थे। वहीं वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता ने जो परंपरा शुरू की वो आज भी कायम है। वो व्यवस्था है संयुक्त परिवार की और पितृसत्तात्मक परिवार की, यानी कि सुप्रीमेसी एक पुरुष के हाथ में होगी। और स्वाभाविक सी बात है, आप ही सिंपली सोचिए कि पुरुष के हाथ में सत्ता क्यों होती है। आपने कभी सोचा है कि आपके घर में आपके पापा के हाथ में सब कुछ डिसीजन मेकिंग का काम क्यों है, आपके दादा के हाथ में क्यों है? तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला, पुरुष कमाता है, महिला कमाती नहीं है, तो आर्थिक अधिकार जिसके पास में होंगे, पैसे जिसके पास में होंगे, डिसीजन मेकिंग का काम भी वो करेगा। दूसरी बात है, महिलाएं घर पर होती है और पुरुष अलग अलग जगह मुंह मारते फिरते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि महिलाएं सिर्फ एक जगह सीमित होती है, पुरुष नहीं होते, जिसके कारण उन्हें लगता है कि उनकी समझ ज़्यादा है। तीसरी बात यह है कि शारीरिक रूप से वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और वो सोचते हैं कि हम महिलाओं का शोषण कर सकते हैं, महिलाएं दबती हैं, इसीलिए भी वो अपने डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। दूसरी और एक बात यह है कि वो परिवार में उम्र में सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए भी। लेकिन जब महिलाएं बाहर निकलने लगेंगी, महिलाएं काम करने लगेंगी, तो महिलाएं भी परिवार में अपने डिसीजन का हिस्सा दे पाएंगी। और फिर हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मात्र सत्तात्मक परिवार आए पुरुष सत्तात्मक परिवार की जगह, लेकिन एक फेमिनिज्म हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां पुरुष और महिला दोनों मिलकर फैसले करें। ये सिस्टम बहुत जल्द भारत में आ सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे महिलाएं भी काम करने लगी हैं और पैसे कमाने लगी हैं। इसलिए आप देखिएगा, जहां पर पुरुष और महिला दोनों मिलकर बराबर कमाते हैं, वहां पर किसी एक की नहीं चलती है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, पहले नंबर पर यहाँ पर आता है लहुरा देव। लहुरा देव संत कबीर जिला उत्तर प्रदेश में है। खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण चावल की खेती का यहीं पर से हमें मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से भी हमें चावल की खेती या फिर किसी भी प्रकार की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। और NCERT भी मानती है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहला खेती का प्रमाण मिलता है हमें नवपाषाण काल का। लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव हो, मेहरगढ़ ना हो, तो आपको लहुरा देव लगाना है, क्योंकि वो इस सेंस में पूछ सकता है कि भारत में
और भारत के बाहर के सेंस में पूछे तो मेहरगढ़ आप लगा सकते हैं, क्योंकि तब भारत एक था। तो इस प्रकार से ओवरऑल पूछे तो आप मेहरगढ़ लगाइएगा, और मेहरगढ़ अगर ऑप्शन में ना हो तो लहुरादेव लगाइएगा। दोनों को ध्यान में आपको रखना है। तीसरे नंबर पर आता है बुरजहुम कश्मीर। तो बुरजहुम कश्मीर में हमें गद्य आवास के प्रमाण मिलते हैं। आप जब भी ठंडे इलाकों में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो घर है वो धंसे हुए आपको ज़मीन के अंदर मिलेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि ताकि ठंड से बचा जा सके। मानव के शव के साथ कुत्ते के शव को दफनाने के प्रमाण हमें हवा से मिलते हैं। यहाँ पर ये मानना रहा होगा कि जो इंसान का सबसे प्रिय पशु है वो भी उसके साथ जाए। अब गाय को तो दफना नहीं सकते, गाय को दफना दिए तो दूध कहाँ से पिएंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, इसीलिए कुत्ते को दफना देते थे। मानव का पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता ही था। फिर उसके बाद में उसने गाय, भेड़, बकरी आदि को पालना शुरू किया। पहली धातु की बात करें तो तांबा थी, पहली जो उपयोग में लाई गई धातु थी। पहला अनाज जो मानव ने बोया वो जौ था, फिर गेहूं आया, फिर चावल आया, फिर आगे आगे बदलते गए। कृषि का आरंभ की बात करें तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। हमने ये देखा कि वो आपस में अब रहने लगे थे, मिलजुल कर बस्तियों का विकास हो चुका था। तो अब धीरे धीरे उन्होंने साधनों का विकास किया, चूँकि पहिए के आविष्कार के कारण अब वाहनों का आविष्कार हो गया था। तो संभवतः अब धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे आविष्कार करके अपने समय को आगे बढ़ा दिया था। नवपाषाण काल का पहला उपकरण लेमेन मेसुरियस ने खोजा था। गॉर्डन चाइल्ड ने इस काल को नवपाषाणी क्रांति कहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक काल था भारतीय मानव सभ्यता के लिए। रोपड़ से भी शव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण हमें मिलता है। रोपड़ से भी शव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण हमें मिलता है। अब इसके बाद में जो पहले वीडियो में हमने समझा था, क्या समझा था, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास है और विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस है। वेद व्यास ने क्या लिखा तो महाभारत लिखा, हेरोडोटस ने क्या लिखा तो हिस्टोरिका लिखा। इसके बाद में हम एक बार फिर से जो हमने अब तक पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। पहला उपकरण हस्त कुल्हाड़ी किसने खोजा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 पल्लवरम मद्रास। और ये किस काल का है तो ये पुरापाषाण काल का है। पहला मानव अवशेष खोपड़ी, यानी कि मानव का इस काल का पहला जो अवशेष खोजा गया वो था खोपड़ी, और इसे नर्मदा घाटी हथनोरा उत्तर प्रदेश अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा। आग की खोज की बात करें तो मध्य पाषाण काल में मानव आग से परिचित हो गया था। पशुपालन की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अब इस प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से पशुपालन के हमें प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बागौर भीलवाड़ा के अलावा वह कौन सा स्थान है जहाँ पर हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो दो ही तो साइट है, आपको ध्यान रखनी है। पुरातात्विक युद्ध के प्रमाण की बात करें तो शाही नाहर उत्तर प्रदेश का जो उत्खनन क्षेत्र है वहाँ पर हमें जो कंकाल मिला जिस पर कट के निशान ज़्यादा है, तो यहाँ पर से हमें पुरातात्विक युद्ध के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि पुरातात्विक आधार पर। और साहित्यिक आधार पर युद्ध के प्रमाण तो ऋग्वेद में मिलता है, दशराज या दशराज्य युद्ध। इसके बाद में पहिए का आविष्कार और बस्तियों का विकास, ये नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार और बस्तियों का विकास नवपाषाण काल में हुआ, और ये भी एक वो समय था जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसके बाद भी देखिए, तो इसके बाद हम कुछ अलग देखते हैं नवपाषाण काल से हटके। अब हम सीधे आ जाते हैं एक प्रकार से समझने के लिए, चूँकि इस चैप्टर का नाम, इस वीडियो का नाम हमने इतिहास का काल विभाजन देखा, तो नवपाषाण काल के बाद उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल आता है। फिर उसके बाद में जनपद काल आता है, महाजनपद काल आता है, फिर मगध जैसे साम्राज्यों का उदय होता है, नंद वंश आता है, फिर पुष्य, फिर इस अलग अलग वंश आते हैं। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि 1000 ईस्वी के बाद भारत की स्थिति क्या हुई थी। ये सिर्फ हम काल विभाजन समझने के लिए देख रहे हैं, इसे हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर समझ लेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों, प्राचीन काल
कब से कब तक माना जाता है, तो शुरुआत से लेकर 12वीं शताब्दी तक। अब आप ये कहेंगे कि जीरो लिखा है यहाँ पर भैया, तो जो पहले 1 2 3 4 वाले सन थे 100 तक, वो जीरो शताब्दी, फिर 1 से लेके 199 तक दूसरी शताब्दी। यही कारण है कि अभी 2000 वाले सन चल रहे हैं, लेकिन शताब्दी 21 भी है। तो जो प्राचीन काल है, यहाँ पर हमें भारतीय संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। और भारतीय संस्कृति किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन संस्कृति से मिलकर भारतीय संस्कृति बनी है। हम मध्यकाल को देखते हैं, तो मध्यकाल माना जाता है 1192 से 1707 तक। इस काल में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य प्रमुख रूप से सत्ता पर रहते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से 1526 तक, और यहाँ पर प्रमुख को सुल्तान बोला जाता है। वहीं मुगल साम्राज्य में 1526 से 1707 ईस्वी तक, और यहाँ पर प्रमुख बादशाह को माना जाता है। अब इसके बाद में आप देखिए आधुनिक काल, तो आधुनिक काल तो वैसे तो माना जाता है 1707 से बाद तक, जो अंग्रेजों का काल था। लेकिन 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया, और ये जीता था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से, उसकी टांग तोड़ दी और उसको मार दिया। तो फिर यहाँ पर से इनकी सत्ता की शुरुआत होती है, कंपनी की सत्ता की। फिर 1857 की क्रांति होती है 100 साल बाद। और तो 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन होता है, और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहता है। तो इस समय को हम वैसे तो 1707 से 1947 तक देखते हैं, लेकिन इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, या फिर मोटे तौर पर 2 भागों में, लेकिन डीपली देखें तो 3 भागों में। पहला आता है उत्तर मुगल काल, यानी कि जो छिटपुंजे इनके शासक थे जिनसे कुछ बना नहीं और सब छीन लिया अंग्रेजों ने, वो रहते हैं 1707 से 57 तक, 1857 तक। और फिर 1757 से कंडीशन बदलने लगती है, तो हम इसे 1757 से 1857 और फिर 1857 से 1947 इस तरह से 2 भागों में देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इस टाइम को देखेंगे आधुनिक काल को, तो 1707 औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1947 तक ये है। फिर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम शासक रहे, तो हम ये देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से अपने आप को बादशाह या फिर सुल्तान कहते थे। तो शरीयत के अनुसार सत्ता के शीर्ष पद होते थे, अल्लाह सबसे प्रमुख थे जो कि निराकार है, और इनके जो प्रचारक है वो पैगंबर कहलाए, जैसे नबी है या फिर मोहम्मद साहब है। फिर पैगंबर से नीचे जो रहे वो खलीफा कहलाए, जो कि एक प्रकार से सुप्रीम पैगंबर के बाद बने धर्म के। और फिर खलीफा के नीचे सुल्तान काम करते थे। तो जो खलीफा रहते थे ना, वो सुल्तान को अनुमति पत्र देते थे। अगर सुल्तान ने खलीफा से अनुमति मांग ली कि मैं सुल्तान हूँ, तो उस क्षेत्र की जनता स्वाभाविक तौर पर सुल्तान को अपना राजा स्वीकार कर लेती थी, क्योंकि ज़्यादातर जनता तो मुस्लिम थी। इसीलिए ज़्यादातर सुल्तान इस बात के लिए डटे रहते थे कि खलीफा उन्हें अनुमति पत्र दे दे। ये केवल धार्मिक तौर पर था। खलीफा ना तो किसी भी प्रकार से सुल्तान के काम में हस्तक्षेप कर सकता था, और ना ही सुल्तान इस बात की इजाज़त देता। लेकिन ये औपचारिक तौर पर या फिर ऐसे ही अनायास ही एक प्रकार से उसने हाँ बोल दिया, तो थोड़ा और इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी अगर हमने उसके साथ सेल्फी ले ली। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि खलीफा सुल्तान को अनुमति या फिर खिलात भेजकर उन्हें सुल्तान घोषित करते थे। जबकि जो बादशाह थे उन्हें अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो बादशाह थे उन्होंने स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि घोषित किया था, स्वयं को सर्वशक्तिशाली घोषित किया था। और जो बादशाह थे वो सभी धार्मिक और प्रशासनिक दोनों रूप में प्रमुख थे। यही कारण है कि जो मुगल बादशाह थे उनका संबंध किसी भी प्रकार से खलीफा से नहीं था, और उन्हें बार बार उनसे अनुमति मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी, जिसका अर्थ था खलीफा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बादशाह धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख होगा। भारत का राष्ट्रीय जो संवत है वो शक संवत है, और जो कि कनिष्क कुषाण वंश का जो तीसरा शासक था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैटफिसिस ने की थी, जो कि चीन के एक वंशकर था जो कि माइग्रेट होकर भारत आए थे। तो
फिर इनका जो बेटा रहता है बिम कैटफिशेस, जो कि पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाता है। और फिर इनका जो बेटा होता है कनिष्क, जो कि एक महान साम्राज्य में यानी कि एक बहुत बेहतरीन राजा होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं उसको, रेशम का व्यापार होता है, जिस रास्ते से उस पर अधिकार करके भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में उभारते हैं। और कनिष्क जब गद्दी पर बैठते हैं समथिंग 78 ईस्वी में, तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं वैसे ही शक संवत की शुरुआत हो जाती है। और शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। और ये हमारे सन से कितने आगे चलता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये आपके लिए छोटा सा टास्क। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो गुजरात के ज़्यादातर राजा थे, खासतौर पर जो महाराणा प्रताप थे, इन राजाओं के नाम के आगे राणा लगता था। अब ये राणा का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मेवाड़ के एक राजा थे दत्ता रावल या फिर कालभोज। इन्होंने भगवान शिव का एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया था। मेवाड़ के शासक वास्तविक शासक या महाराजा एक लिंग को ही मानते थे और किसी भी युद्ध में जाने से पहले एक लिंग जी मंदिर में माथा टेकते थे। ये जो शासक थे ये स्वयं को एक लिंग जी महाराज का राणा मानते थे। जो राजस्थानी भाषा है वहाँ पर राणा का मतलब होता है सामंत। तो ये खुद को राणा कहते थे, इसीलिए ये एक लिंग जी महाराज जो इनके कुल देवता थे उनके सामंत के रूप में उनके नीचे अंडर काम करते थे, इसीलिए इनके नाम के आगे राणा लगा है इनके नाम के पीछे। इसीलिए राणा उदय प्रताप या फिर महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार से इनका ही सिस्टम यहाँ पर चलता था। तो ये वीडियो जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड था इतिहास का काल विभाजन, जहाँ पर हमने समझा नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल, इस तरह के कालक्रम को समझा और उस समय की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को भी जानने का प्रयास किया, ताकि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके कि इस काल की प्रमुख घटनाएं क्या थी और आप एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को बेहतर कर सके। वीडियो के अंत में एक बार और कहना चाहूँगा कि NCERT या तो आप खुद से पढ़ें या फिर जो मेरे चैनल में, मेरे दूसरे चैनल में आपको वीडियो दिख जाएंगे, उन वीडियोस को देखें। वहाँ पर पूरी तरह से एक प्रॉपर NCERT प्रिपरेशन करके सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप जाकर NCERT की वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि इतिहास की एक सामान्य समझ आपके अंदर आए और आप इतिहास को जी सकें ना कि पढ़ सकें। क्योंकि इतिहास को अगर रटोगे, पढ़ोगे तो केवल एक डमी बनकर रह जाओगे, एक रोबोट बनकर रह जाओगे। लेकिन इतिहास को समझोगे, उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में अमल करने की कोशिश करोगे, तो ज़रूर वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा गला दुखने लगा भाई साहब, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।